हेलो, मैं राजीव सर। आप लोग कैसे हैं? ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। और इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहां पर हम लोग मोलालिटी का डिफिनीशन हम लोग पढ़े हुए थे, किए हुए थे। तो यहाँ पर जैसे मोलालिटी के लिए क्या बोला गया था कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट और सबस्टांस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, मोलालिटी के लिए क्या लेने जा रहे हैं, ग्राम मोल रहने करेगा। लेकिन यहाँ पर जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेके चल रहे थे, यहाँ पर क्या लेंगे, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, न कि सॉल्यूशन लेंगे। क्लियर? क्या लेंगे, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट और सबस्टांस which dissolve in 1000 gram of solvent, that solution is called molar solution and the concentration of the solution is termed as molality। कहने का मतलब हुआ कि किसी पदार्थ या विलेय के ग्राम मोलों की संख्या जो किसी विलायक के 1000 ग्राम में क्या हो, भूली हो, तब उस विलयन को क्या नाम देंगे, मोलर सॉल्यूशन नाम देंगे। और उसकी सांद्रता को क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। ठीक है, तो एक बार और डिफाइन हम कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट और सबस्टांस डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ solvent, that solution is called molar solution and the concentration of the solution is termed as molality। इसको हम लोग कैपिटल एम से हम लोग डिनोट किया था मोलालिटी को, और यहाँ पर स्मॉल एम से डिनोट करेंगे हम लोग मोलालिटी को। तो मतलब इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। अब यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं फॉर्मूला का, मोलालिटी के फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो जस्ट उसी तरह से हम लोग जिस तरह से मोलालिटी का डिराइव किए थे, जस्ट उसी पैटर्न से यहाँ पर मोलालिटी को भी डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर W क्या है, रेट W क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट और सबस्टांस हो गया, which dissolve in 1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्वेंट के 1 ग्राम में सॉल्यूट और सबस्टांस का कितना ग्राम घुला हुआ है, W ग्राम घुला। और M यहाँ पर कैपिटल M क्या लिया गया है, वो सॉल्यूट और सबस्टांस का मोलर मास लिया गया। क्लियर? ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिटरी लॉ पर चलेंगे कि चूंकि 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स कितना, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट, thus 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स W बाई M ग्राम मोल। मतलब कि जिस वेट को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूट का, उस वेट को क्या चीज में एक्सप्रेस करना है, ग्राम मोल में। तो ग्राम मोल में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, उस वेट को उस सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो जाकर के वो क्या हो जाएगा, ग्राम मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से दोहरा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains W ग्राम ऑफ सॉल्यूट, thus 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, तो W by M ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, thus 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो W into 1000 by M into A in ग्राम। इन ग्राम क्या हो गया कि जिस सॉल्वेंट के सॉल्यूट को घुला रहे हैं उस सॉल्वेंट की मात्रा होगी, ग्राम। ठीक है, W क्या हो गया, जिस पदार्थ को आप सॉल्वेंट में घुला रहे हो उसकी मात्रा, और M हो गया जिस पदार्थ को आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, घुला रहे हैं, उसका मोलर मास हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका क्या बनता है, तो W into 1000 by M into A in ग्राम। तो क्या फॉर्मूला हुआ, फिर से देखिए, तो W into 1000 by M into A in ग्राम। नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे
मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। इसको एक मोल अंश, यहाँ पर मोल अंश को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट करेगा कि आखिर क्या होता है, तो इसको एक लॉजिक से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं तीन दोस्त हो गए हैं, ए बी और सी, और तीनों दोस्त चाह रहे हैं कि तीनों मिल करके शेयरिंग करके साझेदारी करके कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें डोनेशन की बात आती है, आपका कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा उस बिजनेस में। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे कि मान लें कि ए ने अगर 55 रुपया दिया, 55 रुपया दे रहा है, और बी जो है वो आपका 25 रुपया दे रहा है, और सी आपका 20 रुपया दे रहा है, 20 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल मिलाकर के 100 रुपये। तो 100 रुपया कुछ होता नहीं आज के जमाने में, और 100 रुपया से कोई चीज बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो 100 रुपया को मान के चलिए लाख रुपया हो, 50,000 रुपया हो, लेकिन 100 रुपया एक यूनिट के रूप में हम लोग लेके चले कि तीनों ने साझेदारी करके कितना रुपया इकट्ठा किया, 100 रुपया इकट्ठा किया। अब मान लेते हैं उन लोगों ने कोई बिजनेस जो स्टार्ट किया, और बिजनेस को स्टार्ट किया और फायदा आना शुरू हो गया, तो उन लोगों के बीच जो लाभ का पैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये डिपेंड करता है कि जो साझेदारी है ए बी और सी का, उनमें से कौन कितना रुपया का कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी आधार पर उनकी लाभ का जो है, लाभांश का जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे वो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अब देखना है कि उस साझेदारी में ए बी सी का कितना अंश है, कितना अंश होगा। तो यहाँ पर अंश निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ए ने 55 रुपया दिया, तो 55 रुपया 100 रुपया में कितना अंश होगा, कैसे निकालेंगे, यानी 55 को 100 से भाग कर दीजिए, कितना है 0.5 आएगा। उसी तरह से बी ने 25 रुपया दिया था, तो कितना आएगा उसका 0.25 आएगा, और सी ने 20 रुपया दिया था, तो उसका जब करेंगे 20/100 तो कितना आएगा 0.20 आएगा। इसी को हम लोग अगर मोल के टर्म में देखें तो क्या कहलाएगा, मोल अंश कहलाएगा। समझ में आया, यानी रुपया को हटा दे और वहां पर मोल जोड़ दे, तो वो यहाँ पर जो अंश मिल रहा है वो क्या है, मोलों का अंश है। वहां पर क्या मिल रहा है, रुपया के रूप में अंश मिल रहा है, 0.55, 0.25, 0.20, वो क्या हुआ, रुपया के रूप में अंश मिला उनका। लेकिन रुपया टर्म हटा दिया जाए, 55 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपया, रुपया टर्म हटा दे, वहां पर मोल जोड़ दे, तो कितना मोल बनता है 0.55, 0.25, 0.20। तो यहां पर इसी चीज को समझना है कि कोई भी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन से क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है। तो जस्ट यहां पर भी साझेदारी हो रही है टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि 2 पदार्थ 3 पदार्थ मिल करके कोई सॉल्यूशन बना रहा है, तो यहाँ पर रुपया तो नहीं लगेगा, क्या किस टर्म में देखेंगे, मोल के अंश में देखेंगे कि कौन कितना मोल सॉल्यूशन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर उसी टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मोल अंश को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे वहां पर 100 बटा कितना किया गया था, यानी 55 बाई कितना 100 किया गया था, तो कितना आया था 0.55 आया था। 25 बटा कितना 100 किया गया था 0.25 आया। 20 बाई 100 किया गया तो कितना आया 0.20। ठीक है, तो यहां पर इसको मोल के टर्म में अगर देखें, मोल के टर्म में 55 मोल, 25 मोल, 20 मोल मिल करके 100 मोल का सॉल्यूशन अगर बनाया,
तो ए के लिए क्या मिला 0.55, बी के लिए क्या मिला 0.25, सी के लिए क्या मिला 0.20। तो यहां पर यह क्या कराया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी एंड सी। तो कहां कैसे मिल रहा है, यहां पर 55/100 किया गया, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या सॉल्यूशन, यानी तीनों जो मिलकर के कंट्रीब्यूट किया बनाया सॉल्यूशन, तो कितने मोल का बना 100 मोल का। और ए ने कितना दिया था 55 मोल। तो क्या किए रेशियो निकाल लिया, डिवाइड कर दिए, तो रेशियो निकाले तो क्या मिला 0.55। तो यहां पर अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of a particular component of the solution and total number of mole of the solution। मतलब यहां पर A ने जो नंबर ऑफ मोल कंट्रीब्यूट किया उसका नंबर ऑफ मोल, और जो सॉल्यूशन बना 100 मोल्स का उसके द्वारा क्या किया दोनों के बीच में रेशियो निकाल दिया, तो क्या मिला 0.55। तो इस तरह से डिफाइन हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, यानी यह कह सकते हैं कि विलयन जो बन रहा उसमें किसी खास अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उसका यानी उस खास अवयव का क्या कहलाएगा मोल अंश का है। ठीक है, तो इसीलिए कर सकते हैं कि यह किसी विलयन के खास अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अंश होता है, विलयन के कुल मोलों की संख्या का अंश होता है। अब यहाँ पर मान लें कि दो ही कंपोनेंट है, दो ही साझेदार है आपका जो कि विलयन बना है, एक साझेदार हो गया सॉल्यूट और दूसरा साझेदार हो गया सॉल्वेंट। और यहां पर देख रहे हैं कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या मान लिया गया स्मॉल n, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कितना मान लिया गया कैपिटल N। तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल क्या मिला सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, मतलब n प्लस n यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N आपका हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर कहा जाए कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट बताया है कि सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन बनाने में कितना कंट्रीब्यूट किया गया, कितना मोल कंट्रीब्यूट किया था, कितना स्मॉल n नंबर ऑफ मोल, और टोटल सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल कितना मिला स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल का। तो यहाँ पर एक सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा स्मॉल n बाई n प्लस n, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोलों की संख्या। ठीक है, और उसी तरह से दूसरा आपका कंपोनेंट है सॉल्वेंट, तो उसका निकालने जा रहा है। तो सॉल्वेंट का जो कंट्रीब्यूशन है सॉल्यूशन बनाने में कितना मोल अंश का है मोल का है कैपिटल N है। तो N को क्या करेंगे कैपिटल N को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे, वही उसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर, इसको नोट कीजिए। हम लोग देखेंगे इसका चौथा आपका टॉपिक्स कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का टर्म है मास परसेंटेज। तो यहाँ पर मास परसेंटेज से कहने का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता कहने का मतलब प्रतिशत जहाँ बात आ गई प्रतिशतता की, वहां पर क्या मानेंगे 100 मानेंगे। यहाँ पर अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन के 100वें भाग में, क्या हमने बोला कि सॉल्यूशन के 100वें भाग में सॉल्यूशन का किसी अवयव के कितना भाग घुला हुआ है उसको हम क्या कहेंगे मास परसेंटेज कहेंगे। तो इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन
इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मतलब क्या होगा कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द particular component of the component present in 100 parts of the solution is called mass percentage। यानी विलयन के किसी खास अवयवों के द्रव्यमान के हिसाब से, यानी 100 ग्राम में कितना ग्राम उसका है, यही करने को कि भागों की संख्या जो विलयन के 100वें भाग में क्या है उपस्थित होता है, उसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, परसेंटेज मास बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे क्वेश्चन हम लोग यहां पर ट्राई करेंगे कि 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से दिया गया है कि 122 ग्राम CCl4 में 22 ग्राम बेंजीन को घोला गया, तब इस जो विलयन बना उस विलयन के प्रत्येक अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें, मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, जो हमने देखा कि यहाँ पर परसेंटेज मास का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर सबका मास अपना अपना अलग दिया हुआ है, तो मास को कंसीडर करेंगे यहाँ पर कि मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम है, मास ऑफ CCl4 कितना है 122 ग्राम है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, तो कितना हो जाएगा 22 ग्राम बेंजीन का और 122 ग्राम 122 ग्राम ऑफ CCl4, तो टोटल कितना बनता है 144 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालने के लिए क्या करेंगे, बेंजीन का मास बाई सॉल्यूशन का मास इनटू 100, तो क्या हो जाएगा 22 बाई 144 इनटू 100 करेंगे, तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, तो 15.28% आएगा। तो यहाँ पर चूंकि दो ही कंपोनेंट है, तो इजी वे में दूसरा यानी CCl4 का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 में से क्या करेंगे 15.28 को घटा लेंगे, जो हिस्सा आएगा वो CCl4 का हो जाएगा। या कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो CCl4 का मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ CCl4 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी 122 ग्राम आपका CCl4 है, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 124 है इनटू क्या 100, यानी ये आ जाएगा 84.72%। तो यहाँ पर हम लोग 4 टर्म्स देखे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और आपका मास परसेंटेज। क्लियर, नोट कर लीजिए।